Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we will continue chapter number 6, life process. In previous video we had completed mechanism of digestion and today we will start part number 5, respiration and human respiration system. So let's start. So student, we discuss what is respiration. So student, जब भी रेस्पिरेशन का नाम आपके दिमाग में आता है तो जनरली बच्चों का आंसर ये होता है, जब क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज़ रेस्पिरेशन तो बच्चे कहते हैं कि हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, दैट इज़ रेस्पिरेशन. बट इट इज़ नॉट कंप्लीट आंसर. हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, बट ये कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं है. इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग. एक्चुअल में रेस्पिरेशन क्या है स्टूडेंट्स? आप एयर को इनहेल कर रहे हैं, उसमें से ऑक्सीजन आपके लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है उनके अंदर जाएगी और फिर वो ऑक्सीजन, ये तो हुआ ब्रीथिंग का प्रोसेस कि आपके ऑक्सीजन अंदर गई, लंग्स में फिल हुई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सहेल हुई. ठीक है, ये ब्रीथिंग का प्रोसेस हुआ. उसके बाद ये ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हमारी सभी सेल्स तक पहुंचती है और वहाँ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है ग्लूकोज से और ग्लूकोज से रिएक्ट करके ये फॉर्म करती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, तो इससे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन. तो ब्रीथिंग और सेल्यूलर रेस्पिरेशन दोनों को जब हम कंप्लीट मिला देते हैं दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन. ओके स्टूडेंट, तो रेस्पिरेशन क्या हुआ समझ में आया आपको? हमने एयर इनहेल की जिसमें से ऑक्सीजन हम यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में फिल होगी, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई में, वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम देखेंगे किस तरह से होता है. ब्लड के थ्रू वो सभी सेल्स तक पहुंचती है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सेल्स के अंदर ग्लूकोज से रिएक्ट करेगी और उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस करेगी जिसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं. तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस होगा ब्रीथिंग प्लस सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? रेस्पिरेशन. ओके स्टूडेंट, तो रेस्पिरेशन क्या है हमें समझ में आया. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज ब्रीथिंग एंड व्हाट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ब्रीथिंग इज कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड एक्सपेलिंग CO2. ठीक है, तो ब्रीथिंग सिंपल इतना सा प्रोसेस है कि हम ऑक्सीजन को टेक इन कर रहे हैं और CO2 को एक्सपेल कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं. ठीक है, सेकेंड स्टेप था हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन. इट इज़ अ प्रोसेस वेयर द बॉडी ब्रेक्स डाउन न्यूट्रिएंट. बॉडी क्या करेगी? बॉडी की सभी सेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट, जो कि जनरली हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, उसका ब्रेक डाउन होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. एनर्जी मॉलिक्यूल इज रिलीज एंड CO2 एंड वाटर आर प्रोड्यूस. ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है. अगर कार्बोहाइड्रेट की हमारी बॉडी में थोड़ी सी अमाउंट डिक्रीज है तो उसके बाद फैट और प्रोटीन का डाइजेशन भी होता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन होगा. ओके स्टूडेंट, क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी जो कि हमारी ATP के फॉर्म में स्टोर होती है हमारी बॉडी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन इसमें होता है और यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर हम एक्सपेल करेंगे. ओके स्टूडेंट, तो ये कंप्लीट प्रोसेस हुआ रेस्पिरेशन. ओके स्टूडेंट, अब डिफरेंस क्या है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में? तो देखेंगे ब्रीथिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस. ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, सिर्फ एयर अंदर जा रही है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से और ऑक्सीजन उसमें से यूज़ हो रही है और जो अनवांटेड जो वेस्ट गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड वो सभी एक्सपेल हो रही हैं. जबकि रेस्पिरेशन क्या है? इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है और न्यू प्रोडक्ट की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है. तो क्या हुआ? ये एक केमिकल प्रोसेस. ब्रीथिंग इन्वॉल्व 2 स्टेप, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. ब्रीथिंग में 2 स्टेप इन्वॉल्व है. इनहेलेशन यानी टेकिंग इन एयर एंड एक्सहेलेशन जो एस्केप करते हैं, एक्सपेल करते हैं हम एयर को, उसको क्या कहते हैं हम? एक्सहेलेशन. जबकि जो रेस्पिरेशन है इन्वॉल्व वन प्रोसेस, मीन्स प्रोड्यूस एनर्जी एंड प्रोड्यूस वाटर एंड CO2. ये एक ही स्टेप में एक ही प्रोसेस है. ठीक है स्टूडेंट. थर्ड, नो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन ब्रीथिंग. ब्रीथिंग के अंदर कोई एनर्जी कन्वर्जन नहीं हो रहा है. ठीक है, जबकि रेस्पिरेशन के अंदर जो हमने ऑक्सीजन ली वो ग्लूकोज से रिएक्ट करके एनर्जी बना रही है ATP की फॉर्म में, यानी केमिकल एनर्जी थी ग्लूकोज और वो ATP में कन्वर्ट हो रही है. सो एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन रेस्पिरेशन. तो ये डिफरेंस है हमारे ब्रीथिंग और
रेस्पिरेशन में। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले हम डायग्राम से देख लेते हैं इसको, फिर हम इसके एक एक पार्ट को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट स्टार्ट होता है ये नेसल पैसेज से। सबसे पहले जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टार्ट होगा वो नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होगा। नॉस्ट्रिल ओपनिंग है, नॉस्ट्रिल की ओपनिंग कहाँ होगी? अंदर जाके नेसल पैसेज में। तो 2 नॉस्ट्रिल है हमारे पास, इसका मतलब यहाँ पे 2 नेसल पैसेज हैं। नेसल पैसेज से जो एयर है वो अंदर मूव करेगी, ठीक है, एंड इट विल कम इनटू ट्रैकिया। ये फेरिंग्स और लेरिंग्स से होती हुई कहाँ जाएगी स्टूडेंट? हमारे ट्रैकिया में। तो जो हमारा फेरिंग्स है ये एक छोटी सी वर्टिकल ट्यूब होती है जो कि हमारे नेसल पैसेज के बाद ओपन होती है और आगे जाके ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट हमारा ईसोफेगस है और दूसरा पार्ट हमारा ट्रैकिया है। दोनों सेपरेट हो जाते हैं। ईसोफेगस जो है हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स का पार्ट है और ट्रैकिया जो है हमारा विंड पाइप है, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है। तो ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। इसके अंदर कार्टिलेज की रिंग सी शेप की प्रेजेंट होती है जो कि इसको कोलैप्स नहीं होने देती है, ठीक है। लेरिंग्स जो है इस ट्रैकिया का ही एक आउटवर्ड थोड़ा सा एक बाहर निकला हुआ एक पार्ट है जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं और ये हमारे वॉइस को मेक करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब ट्रैकिया आगे जा कर के 2 पार्ट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगी, यानी दोनों लंग्स में एक एक ब्रोंकाई के फॉर्म में ये डिवाइड हो जाएगी। ट्रैकिया एक लंग्स में, लेफ्ट लंग में और राइट लंग में, दोनों में ब्रोंकाई जाएगी। आगे जाके ये और फर्दर फाइन छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और ब्रोंकियोल्स जो हैं वो ओपन होंगी एल्वियोलर सैक में। जो दोनों लंग्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक तरीके का स्पेस इंक्रीज करने के लिए एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं जिसको हम एल्वियोलर सैक भी कहते हैं, जो लंग्स के एरिया को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं और वहाँ जाके एयर भर जाती है इस पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, ठीक है। तो मेन जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट इज़ लंग, ठीक है। लंग्स जो हैं वो रिब्स के थ्रू हमारी जो, अगर आपने ह्यूमन स्केलेटन देखा होगा तो आपको रिब के दिखाई देता है, ठीक है। तो 12 पेयर रिब्स है हमारे ह्यूमन बॉडी में। वो रिब्स की जो बोनी कवरिंग है पीछे की तरफ जो हमारी बैकबोन होती है उससे ही अटैच होती है और आगे की तरफ ये स्टर्नम से अटैच होती है और एक रिब केज का फॉर्मेशन करती है जिसके अंदर हमारे लंग्स और हमारा हार्ट प्रोटेक्टेड होता है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग का। अब हम इसके एक एक पार्ट को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे स्टूडेंट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इट इज़ स्टार्ट फ्रॉम नॉस्ट्रिल। कहाँ से स्टार्ट होगा? नॉस्ट्रिल से, जो कि इसकी ओपनिंग है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम बिगिंस फ्रॉम अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। तो हमारे पास एक पेयर में एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है जो इसकी ओपनिंग है जहाँ से हमारा ये ट्रैक्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है। ओके स्टूडेंट, देन इट ओपन इनटू नेसल कैविटी। नॉस्ट्रिल कहाँ ओपन होंगे? नेसल कैविटी में। 2 नेसल कैविटी सेपरेटेड बाय नेसल सेप्टम। तो जैसे 2 नॉस्ट्रिल हैं तो 2 ही नेसल कैविटी होंगी और दोनों के बीच में एक स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर है नेसल सेप्टम जो इसको सेपरेट करने का काम करती है। नेसल पैसेज आर लाइन बाय सीलिएटेड एपिथेलियम एंड म्यूकस विच मॉइस्ट द एयर। ये जो नेसल पैसेज है इसकी जो लाइन होती है ये सीलिएटेड एपिथेलियम से बनी हुई है। छोटे छोटे सीलिया इसमें प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस इसमें होता है। म्यूकस क्या करता है? एयर को मॉइस्ट करेगा और सीलिएटेड एपिथेलियम के कारण जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अंदर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज। इसके अलावा इस पूरे पैसेज में और नॉस्ट्रिल में फाइन हेयर्स होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स को यहाँ पे रोकने का काम करते हैं, मीन्स जो एयर अंदर जा रही है उसको फिल्टर करने का काम करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे लंग्स के अंदर स्मोक डस्ट वो इसके अंदर एंटर नहीं कर पाते, उसको रोकने के लिए नॉस्ट्रिल में कुछ फाइन हेयर्स भी होते हैं, साथ में इसकी जो एपिथेलियम होती है वो भी छोटे छोटे सीलिया वाली होती है, ठीक है। तो वो भी इस डस्ट पार्टिकल को रोकने का काम करते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ द थर्ड पार्ट इज फेरिंग्स, ठीक है। नेसल कैविटी जो होती है वो आगे जाके एक वर्टिकल ट्यूब में ओपन होती है, दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स, ठीक है। नेसल कैविटी इज ओपन्स इनटू फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ शॉर्ट वर्टिकल ट्यूब, एक छोटी सी वर्टिकल ट्यूब है। इट प्रोवाइड पैसेज इनटू ट्रैकिया और इसी के थ्रू ये पैसेज ट्रैकिया में जाके ओपन हो जाता है। और विंड पाइप, ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं, थ्रू अ स्लिट लाइक अपर्चर कॉल्ड ग्लॉटिस। तो जो हमारी फेरिंग्स है वो आगे जा कर के एक छोटे से अपर्चर के थ्रू, जिसको हम ग्लॉटिस कहते हैं, उसके थ्रू कहाँ ओपन हो रही है? हमारी
ट्रैकिया में विंड पाइप के अंदर एंटर हो रही है और यहीं से एक और ट्यूब भी निकलती है जिसको हम ईसोफेगस भी कहते हैं, जो कि जिसके अंदर हमारा जो फूड है, जो हम फूड स्वेलो कर रहे हैं, वो मूव होता है। तो दोनों सेपरेट है, ठीक है। हमारा फूड कभी भी विंड पाइप में नहीं जाएगा, ठीक है। अगर विंड पाइप में जाएगा तो वो हमारे जो एयर ट्रैक्ट है उसको क्लॉग कर देगा, ठीक है। इसलिए दोनों की अलग अलग ओपनिंग यहाँ होती है। द ग्लॉटिस बियर्स अ लीफ लाइक कार्टिलेजिनियस फ्लैप द एपिग्लॉटिस। और मैंने आपको बताया फूड कभी भी हमारे जो विंड पाइप है ट्रैकिया उसमें नहीं जाता, तो उसके लिए हमारी ट्रैकिया के ऊपर एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है, कार्टिलेज का बना हुआ एक पतला सा फ्लैप होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। इस ओपनिंग को हमने कहा था ग्लॉटिस, ठीक है। जो फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच की जो ओपनिंग है, एक स्लिट लाइक जो छोटा सा अपर्चर है, उसको हमने ग्लॉटिस कहा था। उसके ऊपर एक इस तरह की स्ट्रक्चर होती है कार्टिलेज की बनी हुई, जो कि इसको कवर करने का काम करती है। जब हम फूड को स्वेलो कर रहे हैं, निगल रहे हैं खाने को, तो वो फूड गलती से इस ट्रैकिया में ना चला जाए, तो उसको कवर करने के लिए यहाँ पे क्या होती है, एपिग्लॉटिस होती है। ओके स्टूडेंट, ड्यूरिंग swallowing द एपिग्लॉटिस क्लोजेस द ग्लॉटिस टू चेक द एंट्री ऑफ फूड इनटू इट। तो होता क्या है, जब हम फूड को स्वेलो कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट इस तरह से हमारी ट्रैकिया है, ऊपर ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एपिग्लॉटिस है। तो होता क्या है, एपिग्लॉटिस मूव नहीं करती है, एक्चुअली ट्रैकिया थोड़ी सी अपर मूव करती है और अपर मूव होने के करने के कारण ये इस तरह से इससे कवर हो जाती है हल्की सी, और जो हमारा फूड है वो कभी भी हमारी जो ट्रैकिया है उसके अंदर नहीं जा पाता। लेकिन कई बार हम बहुत ज़्यादा बोलते बोलते या बहुत ज़्यादा जल्दी खाते हैं, तो आपने देखा होगा कई बार गलती से हमारा फूड इसके अंदर अटक जाता है और हमको उस टाइम बहुत ज़्यादा कफिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इसीलिए आपको क्या बोलते हैं कि जब हम खाने को चबा रहे हो तब हमें बोलना नहीं चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से एपिग्लॉटिस क्या करता है, फूड की एंट्री को ग्लॉटिस के अंदर, ट्रैकिया के अंदर नहीं होने देता। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये हमारा ट्रैकिया का ही एक आउटवर्ड पार्ट है, ठीक है। इट इज़ एन एनलार्ज अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर का ही ये एनलार्ज अपर पार्ट है। वॉइस बॉक्स इसे कहते हैं, मीन्स इसका काम क्या होगा, वॉइस का फॉर्मेशन करना। तो इसके लिए इसके अंदर दो वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन वॉइस बॉक्स 2 पेयर वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो वोकल कॉर्ड्स का काम क्या होता है, जब भी हम इस तरह से एयर एक्सेल करते हैं तो इन वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है और उस वाइब्रेशन के कारण ही साउंड प्रोड्यूस होता है। उस साउंड को हमारी टीथ, टंग की हेल्प से वर्ड्स में कन्वर्ट किया जाता है। सो वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड विच इज कन्वर्टेड इनटू स्पीच विद द हेल्प ऑफ बकल कैविटी, टंग एंड लिप्स। तो इनकी हेल्प से वो वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो लेरिंग्स का मेन काम है वॉइस का फॉर्मेशन करना, ठीक है, पर ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ही एक पार्ट माना जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम क्या कहते हैं, विंड पाइप भी कहते हैं। ये हमारे इस तरह से थ्रॉट में होती है, ठीक है, हमारे फूड पाइप के जस्ट ये आगे होती है और इसके थ्रू एयर कहाँ जाएगी, हमारे लंग्स में। सो ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप, अ ट्यूब इज अबाउट 11 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ये इसकी लेंथ और डायमीटर है, 11 सेंटीमीटर लेंथ होती है और 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। इट इज़ लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम, बिल्कुल नेसल पैसेज की तरह यहाँ भी क्या प्रेजेंट है, सीलिएटेड एपिथेलियम। तो जो डस्ट पार्टिकल अगर नॉस्ट्रल से, नेसल पैसेज से वहाँ से फिल्टर नहीं हो पाए और ट्रैकिया तक आ गए, तो यहाँ पे जो सीलिएटेड एपिथेलियम है वो उसको यहाँ रोक लेगी, ठीक है। एंड म्यूकस, और म्यूकस प्रेजेंट होता है, म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं जो एयर को मॉइस्ट करने का काम करेंगी, ठीक है। इट्स वॉल हैव सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग दैट एंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। इसके अंदर सी शेप के कुछ कार्टिलेजिनियस इस तरह की रिंग्स प्रेजेंट होती है पूरी हमारी ट्रैकिया में, जो कि इसको कभी भी कॉलैप्स नहीं होने देती, क्योंकि अगर कॉलैप्स हो गया तो हमारी ऑक्सीजन अंदर जानी बंद हो जाएगी और हमारी डेथ हो जाएगी। तो एयर पैसेज कभी भी कॉलैप्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या है, यहाँ पे ये सी शेप की रिंग है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नाउ इसको हम डायग्राम से देखेंगे स्टूडेंट। ये इस तरह की ट्रैकिया है जो आगे जा करके आपको दिख रहा है, दो पार्ट में बट गई है, जिनको हम ब्रोंकस या ब्रोंकाई कहते हैं। ट्रैकिया रन डाउन दैट नेक एंड
एक्सटेंड्स इनटू चेस्ट कैविटी, पूरी चेस्ट कैविटी में इस तरह से नीचे की तरफ डाउन की तरफ जा रही है। ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स कॉल्ड ब्रोंकस, ठीक है। तो ये किस में बदल गई, किस में डिवाइड हो गई, 2 ब्रोंकस में, और दोनों ब्रोंकस दोनों जो लंग्स हैं लेफ्ट और राइट उसमें जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट इज लंग्स, ये इंपॉर्टेंट और प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। जो ब्रोंकस हैं दोनों लंग्स में एंट्री करती हैं और छोटी छोटी ट्यूब ब्रोंकियल्स में डिवाइडेड हो जाती हैं। सो लंग्स आर प्राइमरी ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन विच आर लोकेटेड ऑन द 2 साइड्स ऑफ द हार्ट, हमारे हार्ट के दोनों साइड में ये सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। और रिब केज के थ्रू इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। दे आर प्रोटेक्टेड बाय प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा, ठीक है। तो इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन और वी कैन से प्लूरा। तो दोनों लंग्स के ऊपर ये मेम्ब्रेन होती है जो उसको प्रोटेक्शन देती है, और उसके ऊपर क्या होता है, एक बोनी स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड रिब केज। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा मेन प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ओके स्टूडेंट, तो देखेंगे स्टूडेंट इस तरह से हमारे 2 लंग्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, हार्ट के दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट लंग। और जो हमारे जो ट्रैकिया है वो इस तरह से नेक में होती हुई एक एक लंग में एंटर कर जाती है ब्रोंकस की फॉर्म में, ठीक है। और जो लंग है वो प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, और उसके ऊपर क्या है, रिब केज है। ये जो लंग्स हैं इनमें कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होने की पावर होती है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एयर को अपने अंदर फिल कर पाते हैं। ओके स्टूडेंट, इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। मैंने आपको बताया था ब्रोंकस छोटी छोटी ट्यूब्स ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है, विच फाइनली टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एल्वियोलाई। और लास्ट में फाइनली वो टर्मिनेट होकर एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे एयर सैक्स में ओपन हो जाती है जिनको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई, और वी कैन से एल्वियोलर सैक। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह की स्ट्रक्चर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है। एल्वियोलाई के बारे में देखेंगे, एल्वियोलाई इस तरह के दिखाई देते हैं स्टूडेंट। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जो जिसके एक्सपेंड होने से हमारा लंग्स भी क्या होता है, एक्सपेंड होता है और पूरी एयर इनके अंदर फिल हो जाती है। सो दीज आर बैलून लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द लंग्स। The alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place. यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, गैस का एक्सचेंज होगा। तो जो ऑक्सीजन आई है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, वो इन जो हमारे एल्वियोलाई के अंदर आएगी पहले, और एल्वियोलाई के जो पास में जो ब्लड वेसल्स होती हैं बहुत सारी, तो यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ब्लड वेसल्स में। और ब्लड जो पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके लाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल्स से कहाँ चली जाएंगी, एल्वियोलाई में, और फिर एल्वियोलाई से उसी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होती हमारे नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर एक्सहेल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे गैस का एक्सचेंज हुआ किसके बीच में, एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में। तो देखेंगे द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। तो इनकी जो वॉल होती है उसके पास बहुत एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, जिसमें क्या भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट देखेंगे रिब्स। मैंने आपको बताया ये जो पूरे लंग्स हैं, जो हमारा मेन प्राइमरी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वो रिब केज से प्रोटेक्टेड है। तो स्टूडेंट हमारी बॉडी में रिब्स प्रेजेंट है, ह्यूमन बीइंग के अंदर 12 पेयर रिब्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स इन thoracic region. They join to the sternum in front and joint with backbone and forms rib cage. तो इस तरह की rib cage होता है स्टूडेंट। बैकबोन में ये हमारी बैक साइड में जो बैकबोन है उससे जुड़ा हुआ है, और आगे की तरफ हमारी जो स्टर्नम बोन है उससे ये जुड़ा हुआ है, और एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये 10+2 की फॉर्म में होती है। जो 10 होती है ना, वो तो आगे और पीछे दोनों तरफ से कवर होती है, इस तरह से ऐड होती हैं, और जो लास्ट की 2 हैं वो आगे की तरफ से ओपन रहती हैं, ठीक है। तो इस तरह से 12 पेयर रिब्स हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, और ये एक बोनी स्ट्रक्चर है जो कि हमारे हार्ट और हमारे जो लंग्स हैं उनको प्रोटेक्शन देती हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है डायफ्राम। डायफ्राम का भी रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है स्टूडेंट, देखेंगे। इट इज़ मस्कुलर पार्टीशन बिटवीन द थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। हमारा जो थॉरैसिक रीजन है और जो एब्डोमिनल रीजन है उसके बीच में एक मस्कुलर स्ट्रिप के फॉर्म में होता है। और क्या होता है, ये इस तरह की
डोम शेप में होता है, ठीक है। तो रिब केज और डायफ्राम के मूवमेंट के कारण ही हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है। तो जब हम गैस को इनहेल करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो ये डायफ्राम है ये नीचे की तरफ मूव करता है और हमारा रिब केज आउटवर्ड मूव करता है, जिसके कारण हमारी चेस्ट कैविटी इंक्रीज़ हो जाती है और लंग्स का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है और एयर उस स्पेस को फिल करने के लिए तेज़ी से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होती हुई अंदर एंटर हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। सो इट फॉर्म्स द बेस ऑफ चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी का बेस बनाता है। इसी तरह जब एक्सहेलेशन होगा तब अपोजिट तरह से मैकेनिज्म होगी। क्या होगा, डायफ्राम जो है वापस ऊपर की तरफ मूव होगा, पहले फ्लैट हो गया था अब वापस डोम शेप का हो जाएगा ऊपर की तरफ, और रिब्स जो है वो अंदर की तरफ इनवर्ट्स मूव होंगी, जिससे हमारी चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाएगी। चेस्ट कैविटी डिक्रीज होने के कारण क्या होगा, जो हमारे जो लंग्स हैं उनका साइज़ भी रिड्यूस होगा और एयर प्रेशर वहाँ इंक्रीज़ होने के कारण जो एयर है वो तेज़ी से बाहर निकल जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म में डायफ्राम और रिब्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ओके स्टूडेंट, और डायफ्राम क्या करता है, ये इस तरह का होता है जो हमारी थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने का काम भी करता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट इज रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को देख लिया स्टूडेंट। अब जो अनदर जो एनिमल्स हैं वो किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं उसको हम देखेंगे स्टूडेंट। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट मेथड फॉर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपल्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिशेज वगैरह जो अनदर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल और इनहेल करने का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट हो सकता है। डिफ्यूजन इज द मेथड विच इज़ यूटिलाइज्ड बाय यूनिसेल्युलर एंड सम सिंपल ऑर्गेनिज्म फॉर दिस पर्पस। तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, अमीबा एक्सेट्रा, उनमें क्या है, सिर्फ एक ही सिंगल सेल है, तो वो क्या करते हैं, अपने जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे डिफ्यूज़न के थ्रू ऑक्सीजन को अंदर इनटेक कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सिंपल ही बाहर निकाल देते हैं। डिफ्यूज़न क्या प्रोसेस है, जिसमें कोई भी मटेरियल अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, तो वो तो सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस से ही अपना जो ब्रीथिंग प्रोसेस है उसको कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इंसेक्ट हैव अ सिस्टम ऑफ स्पाइरेकल्स एंड ट्रैकियल ट्यूब विच इज़ यूज फॉर टेकिंग इन ऑक्सीजन। जो इंसेक्ट है, कॉकरोच एक्सेट्रा, उनके अंदर स्पाइरेकल्स, ये ओपनिंग होती है छोटी छोटी, और एक ट्रैकियल सिस्टम होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो स्पाइरेकल्स के थ्रू एयर एंटर होती है और ट्रैकियल ट्यूब के अंदर जाती है, और ट्रैकियल ट्यूब के बीच में और ब्लड के बीच में यहाँ पर क्या होता है, एयर का एक्सचेंज होता है। तो इस तरह से ये रेस्पिरेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब जो एक्वेटिक एनिमल है, फिशेस वगैरह, उनको वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, जबकि हम क्या करते हैं, जो सिंपल जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वही लेते हैं। तो इनका रेस्पिरेशन प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, और इनकी ब्रीथिंग रेट भी हमसे हाई होगी, क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन कम अमाउंट में डिजॉल्व है, तो इनको जल्दी जल्दी उस ऑक्सीजन को लेना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इनकी ब्रीथिंग रेट भी हमसे थोड़ी हाई होती है। ठीक है, सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। एयर के कंपैरिजन में वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम है। एयर में तो 21% ऑक्सीजन है, जो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन काफ़ी कम होती है। ठीक है, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर दैन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। इसीलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की ब्रीथिंग रेट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से थोड़ी सी हाई होती है। ओके स्टूडेंट, देखेंगे स्टूडेंट, फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास द गिल्स वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड। तो होता क्या है, फिशेस के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है मेन वो गिल्स है, जबकि हमारे अंदर क्या था, लंग्स। तो होता क्या है, ये माउथ के थ्रू वाटर को अंदर लेते हैं, वाटर में क्या डिजॉल्व है, ऑक्सीजन। ये वाटर कहाँ जाता है, गिल्स में जाता है, और गिल्स के अंदर क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है, और डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होती है वाटर में वो वाटर से कहाँ जाएगी, गिल्स में। ठीक है, और ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, उसके बाद ब्लड में चली जाएगी और उनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस वाटर में डिजॉल्व होकर ही माउथ के थ्रू बाहर निकाल दी जाएगी। तो इस तरह से हमारे फिशेस के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ओके स्टूडेंट, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है स्टूडेंट,
तो स्टूडेंट हमने देखा था प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लीफ के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा, स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, जहाँ से ये क्या करते हैं? गैस एक्सचेंज करते हैं। तो जब इन्हें फोटोसिंथेसिस करना होता है ड्यूरिंग द डे, ये क्या करते हैं? जनरली कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर जाएगी जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज़ होगी और उसी प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। इस ऑक्सीजन को ही ये अपने रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेंगे, यानी डे टाइम में इन्हें बाहर से ऑक्सीजन लेने की नीड नहीं होती। बट नाइट टाइम में क्या होता है? जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है क्योंकि सनलाइट अवेलेबल नहीं होती, तब ये क्या करते हैं? उस स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट, plants exchange gases through stomata and the large intercellular space ensure that all cells are in contact with air। यहाँ पे large intercellular space होता है जिसमें ये एयर फिल हो जाती है, जिससे सभी सेल्स एयर के कांटेक्ट में आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हेयर। डिफ्यूजन प्रोसेस से यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। और उसी के प्रोसेस के थ्रू ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिस भी गैस की इन्हें नीड होगी वो सेल्स के अंदर या सेल्स से अवे या आउट इन द एयर मूव हो जाती है। ओके स्टूडेंट, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन। अब डिफ्यूजन का जो डायरेक्शन है कि कौन सी गैस आउट मूव होगी, कौन सी इन होगी, किस पे डिपेंड करेगा? एनवायरमेंटल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। प्लांट की रिक्वायरमेंट पे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी और जब रेस्पिरेशन प्रोसेस चल रहा है तब ऑक्सीजन यूज होगी। एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। तो नाइट टाइम में मेजर एक्टिविटी क्या होगी? CO2 का एलिमिनेशन होना, क्योंकि हमारी तरह ही प्लांट भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेंगे और CO2 को एलिमिनेट करेंगे। ओके स्टूडेंट, ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस। और डे टाइम में क्या होगा? जो CO2 जनरेट हो रही है रेस्पिरेशन से वो प्लांट बॉडी से बाहर मूव नहीं होगी, वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाएगी। हैव देयर इज़ नो CO2 रिलीज, तो तब कोई CO2 रिलीज नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। और उस टाइम पे क्या होगा? ऑक्सीजन का रिलीज होना मेजर इवेंट होगा। ओके स्टूडेंट, तो डे टाइम में ऑक्सीजन रिलीज करेंगे प्लांट और नाइट टाइम में CO2 को रिलीज करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज से नो टू टोबैको। तो स्टूडेंट, टोबैको और उसके प्रोडक्ट को यूज़ करना बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो देखेंगे, यूजिंग टोबैको डायरेक्टली और एनी प्रोडक्ट ऑफ टोबैको इन द फॉर्म ऑफ सिगार, सिगरेट्स, बीडीज, हुक्का, गुटखा एट्सेट्रा इज़ हार्मफुल। तो इन सभी चीज़ों को डायरेक्टली टोबैको यूज़ करना या सिगार, बीडी, हुक्का, इनको यूज़ करना बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। यूज़ ऑफ टोबैको मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स द टंग, लंग्स, हार्ट एंड लिवर। तो इन सभी ऑर्गन्स को, टंग, लंग्स, लिवर, इन सबको ये बहुत ज़्यादा इंजरी करता है। स्मोकलेस टोबैको इज़ ऑल्सो अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, पल्मोनरी डिजीज एंड सेवरल फॉर्म्स ऑफ कैंसर। तो स्मोकलेस टोबैको के कारण हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, पल्मोनरी डिजीज, लंग्स से रिलेटेड डिजीज और सेवरल टाइप्स के कैंसर हो सकते हैं। इसलिए हमें टोबैको कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए और हमारे घरों में कोई रिलेटिव भी अगर इसको यूज़ करता है तो हमें उसको ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बताने चाहिए और उसको इसे यूज़ करने से रोकना चाहिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। इसी तरह स्मोकिंग भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंजूरियस है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो देखेंगे, लंग कैंसर इज़ वन ऑफ कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड के अंदर लंग्स कैंसर से बहुत ज़्यादा डेथ होती है। द अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड विद स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। हमने जब डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को तो हमने देखा था जो अपर पार्ट होता है उसमें सीलिएटेड एपिथेलियम होती है, हेयर होते हैं, ठीक है। वो सब क्या करते हैं? डस्ट पार्टिकल को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जाने देते। दीज सीलिया हेल्प टू रिमूव जर्म्स, डस्ट एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल फ्रॉम इनहेल्ड एयर। इनका काम क्या है?
है इनहेल्ड एयर में से डस्ट पार्टिकल, स्मोक, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उनको रिमूव करना। स्मोकिंग डिस्ट्रॉय दीज हेयर ड्यू टू विच द जर्म्स, डस्ट, स्मोक एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स एंटर लंग्स। तो अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो वो इन सीलिया को डैमेज कर देता है, जिससे सारे जर्म्स, डस्ट, जो भी हार्मफुल पार्टिकल्स है हमारी लंग्स में एंटर कर जाते हैं एंड कॉज इन्फेक्शन, कफ एंड इवन लंग कैंसर। तो ये सीरियस इफेक्ट इसके कारण हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमें स्मोकिंग और टोबैको से बिल्कुल दूर रहना है। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल समराइज इट। सो स्टूडेंट हमने डिस्कस किया रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो प्रोसेस से मिलकर बना है, ब्रीथिंग एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग के अंदर हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ठीक है। और सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्ट करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये दोनों प्रोसेस मिलके क्या कहलाते हैं, कंप्लीट रेस्पिरेशन। इनमें क्या डिफरेंस है, ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जबकि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग प्रोसेस दो स्टेप में होता है, इनहेलेशन मीन्स इनटेक ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन एक्सहेल ऑफ एयर, जबकि रेस्पिरेशन एक कंप्लीट एक ही प्रोसेस है। ब्रीथिंग के अंदर कोई एनर्जी कन्वर्जन नहीं होता जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी कन्वर्जन होता है। ओके स्टूडेंट, दैन वी डिस्कस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमने देखा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम नॉस्ट्रल से स्टार्ट होता है। हमारे दो ओपनिंग होती है नॉस्ट्रल जो कि इसको स्टार्ट करती है, यहाँ से एयर अंदर एंटर करती है, दैन इट विल गो इनटू नेसल पैसेज। ये नेसल पैसेज में जाती है। दो नेसल पैसेज होते हैं जो कि नेसल सेप्टम से सेपरेट होते हैं। ये सीलेटेड एपिथेलियम से लाइंड होती है और यहाँ कुछ फाइन हेयर्स होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स को यहीं पर रोक लेते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके बाद नेसल पैसेज ओपन होता है हमारे फेरिंग्स के अंदर, जो कि एक स्मॉल वर्टिकल ट्यूब है जो कि इसको पैसेज देती है ट्रैकिया के अंदर, यानी कि नेसल पैसेज ट्रैकिया जो हमारी फेरिंग्स है उससे होता हुआ कहाँ जाएगा, ट्रैकिया में। ठीक है स्टूडेंट, ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं और ये जो मेन जो हमारा जो ट्रैक्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उसको बनाती है। ठीक है, तो यहाँ से होती हुई एयर कहाँ जाएगी, लंग्स के अंदर जाएगी। ठीक है, इसकी जो ओपनिंग है दैट इज़ कॉल्ड ग्लॉटिस और उसके ऊपर कार्टिलेजिनस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है एपिग्लॉटिस, जो फूड को जब हम स्वेलो कर रहे हैं फूड को उस ट्रैकिया में जाने से रोकती है। ओके स्टूडेंट, तो इस ट्रैकिया का जो अपर एक आउटवर्ड पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स, जिसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होने के कारण हमारा स्पीच का वॉइस का फॉर्मेशन होता है। दैन वी डिस्कस अबाउट ट्रैकिया। ट्रैकिया विंड पाइप जिसके अंदर सी शेप की कार्टिलेजिनियस रिंग होती है जो कि इसे कॉलैप्स नहीं होने देती। ट्रैकिया डिवाइड होती है टू पार्ट दैट इज़ कॉल्ड ब्रोंकस, और जो दोनों ब्रोंकस है वो लेफ्ट और राइट लंग्स में एंटर कर जाते हैं। लंग्स के अंदर ये जो ब्रोंकस है ये फाइन ट्यूब्स ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट होती है और फाइनली टर्मिनेट होती है एल्वियोलाई में। ठीक है, तो जो भी एयर है नॉस्ट्रल से होती हुई इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होती हुई कहाँ फिल हो जाएगी, हमारे एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है, क्योंकि एल्वियोलाई के नीचे बहुत सारा एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, तो यहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में होता है। दैन वी डिस्कस अबाउट रिब्स। रिब्स जो होती है 12 पेयर में होती है ह्यूमन बॉडी में, और ये आगे की तरफ स्टर्नम से और पीछे बैकबोन से अटैच होती है और एक रिब केज का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, इस रिब केज के अंदर हमारे जो लंग्स हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं। लंग्स हमारा प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और लंग्स के अंदर ही ये एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। लंग्स के अंदर एक्सपेंड होने की और कॉन्ट्रैक्ट होने की पावर होती है। लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर एक प्लूरल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। ओके स्टूडेंट, दैन वी डिस्कस अबाउट डायफ्राम। डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रिप है जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है, और डायफ्राम और रिब्स के मूवमेंट के कारण ही चेस्ट कैविटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है, जिससे एयर का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने डिस्कस किया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। उसके बाद हमने डिस्कस किया जो अदर ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन कैसा होता है। तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं उन पे सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस से रेस्पिरेशन होता है। जो हमारे इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर
ट्रैकियल ट्यूब और स्पायरेकल प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, और फिशेस के अंदर रेस्पिरेशन होता है गिल्स के थ्रू और वो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ करती हैं। ओके स्टूडेंट, दैन वी डिस्कस रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हमने प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन डिस्कस किया। प्लांट के अंदर गैस एक्सचेंज के लिए स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होती है स्टोमेटा, और प्लांट्स अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग यानी कि नाइट टाइम में जब वो रेस्पिरेशन करते हैं तो वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और डे टाइम में जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो इस तरह से उनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ओके स्टूडेंट, तो हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसको अच्छे से लर्न करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तब तक इसको लर्न करते रहेंगे। थैंक यू।